हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम आप लोग का जो संडे को पेपर हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर हुआ था 13th नीट DT03। इस पेपर में आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आए थे। बहुत ही आसान पेपर था, फिर भी आप में से किसी को यदि कठिन लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आप ये वीडियो देखें, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने वो ऑलरेडी पेपर किया हुआ है। इफ़ आपने वो पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था तो पहले आप खुद से वो पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर ये सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन हु कैन सी थिंग्स मोस्ट क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर requires spectacles to enable to see clearly things at a distance of 30 centimeter. What should be the focal length of spectacles? Meaning कि वो 10 सेंटीमीटर पे तो देख सकता है, 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो उसको दिखेगा, लेकिन उसको देखना कहाँ पे है? 30 पे देखना है। तो आप लोगों ने जो ह्यूमन आई डिफेक्ट पढ़ा होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें दिख सकता है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं। और जहाँ की ऑब्जेक्ट देखनी है उसको क्या मान लेते हैं? उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं। मीनिंग कि हम यहाँ चश्मा लगाए, 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हमको देखना है तो वो 30 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और हमें कितने पे दिखता है? 10 पे, तो 10 हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लेंस फार्मूला लिखेंगे क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। तो इसमें क्या दिया है कि इनेबल टू क्लियरली सी थिंग्स एट 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 वाली चीज़ हमको देखनी है। चीज़ कहाँ पे रखी है? 30 पे रखी है। तो आपका जैसे ये लेंस लगाओगे, कोई सा भी लेंस लगाओगे यहाँ पे, फॉर इलस्ट्रेशन मैं कॉन्वेक्स बना रहा हूँ बट मुझे पता नहीं कि कौन सा लेंस होगा। तो यहाँ वाली चीज़ आपको ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका हो गया 30। तो एक्चुअली इसका क्या यूनिट लोगे? -30 लोगे, क्योंकि ये लेफ्ट में है। और आपको क्लियरली दिखता कहाँ पे है? 10 पे। तो 10 पे आपको इमेज बनाना है, तो ये -10 आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पे? 1 इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -10 माइनस ऑफ 1/u। u क्या हो जाएगा? -30 इक्वल्स 1/f। ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ ऑफ वट एवर आप लेंस अपने चश्मे में यूज़ कर रहे हो उसका फोकल लेंथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/10 इक्वल्स 1/f। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 30 कॉमन ले लो, 1 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स 1/f। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मिल गया फोकल लेंथ इक्वल्स माइनस ऑफ 30/2, तो -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ -15 आ रहा है। तो फोकल लेंथ जब -15 आ रहा है मतलब आपका लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ हमने जो अजम्पशन लिया है कि ये कॉन्वेक्स दिखाया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। नाउ चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगाए तो आपको ये बताना आना चाहिए कि उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा है? मायोपिक है। मायोपिक में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ये जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। प्लानो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड कर्व है, प्लानो कॉन्वेक्स। ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ये जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। अब हमको ये बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी होगी। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करने के लिए आप क्या करोगे? लेंस मेकर्स फार्मूले का यूज करोगे। व्हाट लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इक्वल क्या होना चाहिए? μ2/μ1 -1
मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा। क्या है इसमें? μ2 क्या है? μ2 इसमें ये जो लेंस मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 क्या है? μ1 ये जो बाहर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1/r1, r1 क्या है? जैसे आप इधर से रे डाल रहे हो तो जो पहला सरफेस आएगा उसका रेडियस r1, और ये जो दूसरा सरफेस आएगा यहाँ पे ये वाला, उसका रेडियस r2। तो चलो पुट करते हैं वैल्यू, क्या होगा? μ2 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई μ1, μ1 आपका क्या है? बाहर पे एयर है तो वो भी 1 हो जाएगा। तो 1.5 बाई 1 1.5 ही होगा। तो 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई ये r1 क्या है? ये वाला रेडियस, और सिंस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे इसका रेडियस तो क्या लिखोगे? प्लस या माइनस? प्लस लिखोगे, क्योंकि आप रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। तो +20 माइनस 1/r2 क्या लिखोगे? ये प्लेन, सेकंड सरफेस क्या है? प्लेन है, तो प्लेन सरफेस में रेडियस क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट लिखते हैं। तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। तो क्या मिल जाएगा आपको? 0.5, 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/20। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल्स 1/20 इंटू 1/2, 1/40। तो यहाँ आपको ये सॉल्व हो गया कि फोकल लेंथ आपका कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ये फोकल लेंथ आपका प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है का मतलब कि आपका ये जो कर्व मिरर है, ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा भी है कि इट इज अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत आसान सा है। क्या दिया हुआ है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्नीफाइंग पावर दिया है 7, और जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो दिया है आपको 35। अब हमको बताना ये है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस कितना होगा। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। क्या दिया हुआ है? तो आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नीफाइंग पावर डिवाइडेड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसको सॉल्व कर लो। 35 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 5। तो यहाँ से आपको मिल गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस इन दिस केस कितना है? 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ 2 lenses ऑफ फोकल पावर 0.5 डायप्टर एंड 20 डायप्टर। तो आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा उसकी पावर कम। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो 0.5 डायप्टर दिया हुआ है वो किसका पावर है? ऑब्जेक्टिव का पावर है। और जो 20 डायप्टर दिया हुआ है वो आई पीस का पावर है। ऐसे अब हमको पावर देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर बताना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर आप क्या लिख सकते हो? m नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और इसको देखो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां ध्यान से देखना क्या है? 1/FE मल्टीप्लाइड बाई 1/FO। ध्यान से देखो, 1/FE मल्टीप्लाइड बाई 1/FO। ये FO किधर आ जाएगा? ऊपर। सेम चीज है ना। 1/FE क्या होता है? पावर ऑफ आई पीस। तो इसको ऐसे लिख दो, पावर ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाई 1/FO क्या होता है? पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो 1 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो
तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आई पीस डिवाइडेड बाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो फोकल लेंथ के केस में फॉर्मूला होता है उसका बिल्कुल उल्टा। फोकल लेंथ में ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई आई पीस करते हो, पावर के केस में क्या करोगे, आई पीस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्टिव करोगे। तो यहाँ पे आई पीस का पावर 20, ऑब्जेक्टिव का पावर 0.5, तो 20 डिवाइडेड बाई 0.5 ये आपका पावर ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गया, दैट इज 40। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है कि भाई लेंस से जब आप लाइट पास करते हो तो शुरू में तो आपने पढ़ा था कि सारी लाइट एक फोकल पॉइंट पे जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो रेड कलर कहीं और पे फोकस होगा, ब्लू कलर कहीं और फोकस होगा, वायलेट कहीं और फोकस होगा। ये आपका क्रोमेटिक एबेरेशन होता है। तो क्रोमेटिक एबेरेशन इन अ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। नाउ आपने जब एबेरेशन क्रोमेटिक पढ़ा होगा तो उसका आपने एक वो भी पढ़ा होगा कि इसका आप वो ठीक कैसे करते हो। तो आपको ये याद हो कि जो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है वो तभी होता है जब आप रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज करो। रिफ्लेक्शन में एबेरेशन नहीं होता, मीनिंग कि केवल आपका लेंसेज में एबेरेशन होता है। जब आप मिरर यूज करते हो तो आपका क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं होता। तो ये क्या पूछ रहे हैं, क्रोमेटिक एबेरेशन इन अ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर इज प्रोपोर्शनल टू। अब भाई जब मिरर में एबेरेशन होता ही नहीं है तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसी के नहीं। तो आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्रोमेटिक एबेरेशन होता ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इधर प्लेन है इधर कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस है उसको हमने सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया। विल बिहेव एज अ कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, नॉट कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो भैया ये जो लेंस है एक साइड से हमने सिल्वर कर दिया तो ये कन्वर्जेंट मिरर की तरह बिहेव करेगा, मीनिंग कि आप ऐसे पैरेलल रेज डालोगे तो वो रेज यहाँ आके कहीं पे, यहाँ पे ऐसे आएंगी, फिर यहाँ पे आके ऐसे कहीं पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो हमको यही बताना है कि ये जो कन्वर्ज होगा जहाँ पे वो कितना डिस्टेंस होगा, मीनिंग ये बिहेव कर रहा है कन्वर्जेंट मिरर की तरह, तो उस कन्वर्जेंट मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सारी पावर्स ऐड कर दो। कैसे, देखो यहां पे क्या हो रहा है, पावर एक साइड से आप क्या लो, इंसिडेंट रे को पकड़ो। पहले इंसिडेंट रे अंदर गई, किससे गई, कॉन्वेक्स लेंस से गई। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का पावर लिख दो, यहां पे क्या लिख दोगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। फिर ये क्या करी, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, प्लेन मिरर से। अब प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, 0, तो प्लेन मिरर का पावर लिख दो 0। फिर ये वापस से बाहर आई, किसके थ्रू बाहर आई, ये कर्व सरफेस के थ्रू बाहर आ रही है, तो फिर से आपका कॉन्वेक्स लेंस वर्क करेगा, तो फिर से कॉन्वेक्स लेंस का पावर लिख दो। ये हो जाएगा आपका टोटल पावर। तो चलो टोटल पावर क्या हो गया, P1। P1 कितना लिखोगे आप, 1/20 प्लस P2 क्या लिखोगे, फिर से 1/20, क्योंकि दोनों बार कॉन्वेक्स है। तो ये हो गया आपका टोटल पावर। अब टोटल पावर, नाउ रिमेंबर ये सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में लिखना चाहो तो 0.2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 1/0.1, ये आपका आ गया टोटल पावर। नाउ आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बिहेव कैसे करता है, ये बिहेव करता है आपका कन्वर्जेंट मिरर की तरह। और मिरर के केस में पावर क्या होता है, मिरर के केस में पावर 1/f नहीं होता है, मिरर के केस में पावर -1/f होता है। तो क्या लिखोगे आप,
1/0.1 will be equal to माइनस ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट मिरर। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपको, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट मिरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है यहां पे, माइनस इसलिए आ रहा है कि कन्वर्जेंट मिरर आपका कॉनकेव होता है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आप इधर मेजर करते हो, तो ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर है और रे ऐसे आती है, आप रे के अपोजिट मेजर करते हो इसलिए वो माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपके आंसर में केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है दैट इज योर करेक्ट चॉइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ने में बहुत बड़ा सा है बट सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो क्या लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट आप ध्यान से पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। क्या है, अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ। तो भाई देखो एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ 1 को लिख दो +20 दिया हुआ है आपका और फोकल लेंथ 2 लिख दो -20, आर पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, पावर को ऐड कर देते हो, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 क्या हो जाएगा 1/20 + 1/-20 जो कि टोटल क्या हो जाएगा 0। तो पावर 0 का मतलब क्या, 0 पावर होने का मतलब कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ ग्लास स्लैब। ये ऐसे हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया और यहाँ पे आपका कॉनकेव हो गया। तो जब यहाँ से आप रे डालोगे तो ये क्या हो जाएगी, अनडेविएटेड क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पावर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू व्यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ kept at 20 centimeter from the lens combination as compared to the object the image will be। तो भाई आप ग्लास के आर पार से, ये क्या है, ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा क्योंकि इसका पावर क्या हो गया 0। तो भाई जब ग्लास के इधर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो बड़ा दिखता है क्या, नहीं, वो सेम साइज दिखता है और इरेक्ट है तो इरेक्ट ही दिखेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कि इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इन्होंने बस बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्चुअली है क्या, सेम पावर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को ऐड कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के पावर को कैंसिल कर दिया, कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्या दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A thin convex lens of refractive index 1.5 has a focal length 15 cm in air। एक convex lens है जिसका refractive index मटेरियल का 1.5 है और उसका एयर में फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। When lens is placed in liquid of refractive index 4/3, कौन सा लिक्विड है उन्होंने दिया नहीं है, then its focal length will be, क्योंकि भाई लेंस को जब आप लिक्विड में डालते हो तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो भैया इसको एक तो फार्मूला होता है एंड इफ आपको फार्मूला ना याद हो तब क्या करोगे, तो देखो हम बताते हैं क्या करोगे। आपको लेंस मेकर्स फार्मूला याद हो, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है 1/f = μ2/μ1 -1, और जब डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 + 1/r2 लिखने के बजाय आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 2/r लिख सकते हो। डबल कॉन्वेक्स लेंस है आपका ना। तो यहां पे दिया हुआ है भाई कि 1.5 - 1 × 2/r इक्वल्स हाउ मच 1/15। तो भैया यहां से आपको क्या मिल गया 1.5 - 1 इज 0.5, 0.5 × 2 इज 1, तो 1/r इक्वल्स 1/15। तो यहां से आपको मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस इज हाउ मच
15 सेंटीमीटर। अब भाई जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, अब आप चाहे जिस लिक्विड में डालो आप पता कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि 1/f डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू टू क्या होता है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई म्यू वन कितना होता है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड में डाल रहे हो, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2/r, तो क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो देखो सॉल्व करते हैं कितना आता है। ना 1.5 इज नथिंग बट 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 9/8 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2/15, तो ये क्या हो जाएगा 9/8 -1 इज 1/8, तो 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इक्वल्स 1/f या f डैश, तो ये हो जाएगा 2, ये 8 है 4 टाइम्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा f डैश इक्वल्स 60 सेंटीमीटर। मीनिंग कि आपका ये जो लेंस है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस को आप ऐसे लिक्विड में डाल दिए हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और इसका 1.5, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ जो पहले 15 सेंटीमीटर था यहाँ पे, वो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा 60। मतलब फोकल लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका पावर कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको पता है प्लेन सरफेस का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30। ये जो पूरा लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विल बी, तो हमको ये बताना है कि जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। नाउ ऐसे क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सराउंडिंग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आप बोल सकते हो कि सर सराउंडिंग का तो कुछ दिया नहीं है, और सराउंडिंग चेंज कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इफ ना दिया हो सराउंडिंग, तो आप मान के चलोगे कि सराउंडिंग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो क्या करोगे आप, सिंपल है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या हो जाता है 1/f इक्वल्स μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2, ऐसा। तो 1/30 इक्वल्स, नाउ μ2 क्या है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको दिया नहीं, तो μ2 -1 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि μ1 तो 1 है, 1/r1 ये वाला, तो ये दैट साइड मेजर करेंगे तो प्लस लिखेंगे 1/10, और r2 तो इनफाइनाइट है तो उसको 0 कर दो, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया, ध्यान से सॉल्व करो, μ2 -1 इक्वल्स 10 को दिस साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा 1/3। तो μ2 -1 इक्वल्स 1/3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा μ2 इक्वल्स 1 + 1/3 विच इज 4/3। मतलब ये जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना है 4/3। 4/3 इज 1.33। तो आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड इट्स अपर्चर हैज अ डायमीटर d। ये जो अपर्चर है यहाँ पे उसका डायमीटर d है, मान लेते हैं कि ये आपका d दिया हुआ है। नाउ अब आगे लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट की वजह से जो इमेज बनेगी यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी I है। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर अप टू डायमीटर d/2 इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक पेपर। मतलब समझ लो कि हम d/2 तक ब्लॉक कर देते हैं।
ऐसा। ब्लॉक करने का मतलब कि यहां से आपकी कोई लाइट क्रॉस नहीं करेगी। अब क्या पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ एंड इमेज इंटेंसिटी विल चेंज, मतलब कि जब हम पेपर से यहां पे ब्लॉक कर दिए कि वहां से कोई लाइट क्रॉस ना करे, तो फोकल लेंथ और इमेज इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ आपको पता है कि लेंस में चाहे आप इतना ब्लॉक कर दो, चाहे ये वाला नीचे वाला ब्लॉक कर दो, चाहे ऊपर वाला ब्लॉक कर दो, ये ब्लॉक आपने ऐसे किया है तो आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ फोकल लेंथ पहले f1 था, तो फाइनल फोकल लेंथ भी क्या होगा, f1 ही होगा, क्योंकि आप कर्वेचर पे कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या है कि इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ना ध्यान से देखो भाई, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितनी लाइट जा रही है आपकी, मतलब कितना लाइट आपका लेंस से क्रॉस हो रहा है। अब भाई लेंस से कितना लाइट क्रॉस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंस के एरिया पे डिपेंड करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि सर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंस। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल इंटेंसिटी आई डैश, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इनिशियल एरिया ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया ऑफ द लेंस। करेक्ट है। नाउ ध्यान से सॉल्व करो इसको। इनिशियल इंटेंसिटी आई, फाइनल इंटेंसिटी आई डैश इक्वल्स, इनिशियल एरिया क्या होगा भाई, आपका जो अपर्चर है उसका डायमीटर डी दिया हुआ है, तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया क्या होगा। ध्यान से देखो, फाइनल एरिया में आप क्या कर रहे हो, इतना को ब्लॉक कर दे रहे हो। मीनिंग कि सपोज करो कि ये सर्कल है और आपने सेंटर से d/2 डायमीटर तक ऐसे ब्लॉक कर दिया। डायमीटर d है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो डायमीटर इतना तक आपने ब्लॉक कर दिया, ये ऐसे, तो रिमेनिंग क्या होगा, ओरिजिनल एरिया में से हम ब्लॉक्ड एरिया माइनस कर दें तो वही रिमेनिंग एरिया होगा। तो क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस, माइनस क्या बचेगा, पाई ऑफ ये जो ब्लॉक किया है इसका डायमीटर कितना है d/2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 4, ये ऐसा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कैंसिल कर दो, पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, आई बाई आई डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 4 4 4 कैंसिल, पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/3। तो इसको आपने आई डैश को क्या लिख सकते हो, आई डैश इज नथिंग बट 3/4 टाइम्स आई, मतलब जो नई इंटेंसिटी होगी वो पुरानी इंटेंसिटी का कितना पार्ट होगी, 3/4। क्यों, क्योंकि आपने 1/4 एरिया को आपने क्या कर दिया, पेपर से ढक दिया, मतलब जो लाइट जा रही थी उसमें 1/4 की कमी आ गई। तो लाइट में 1/4 की कमी आ गई तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, कि फोकल लेंथ सेम रहेगा और इंटेंसिटी 3/4 हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लेट, क्वेश्चन नंबर 11th, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेट ई जी एंड एन, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ई जी एंड एन, represent the magnitude of electromagnetic, gravitational and nuclear forces between two protons at a given separation. separation क्या है, 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका क्या है, आपका जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके रेंज में आता है 1 फर्मी मीटर।
तो भाई आपको पता है कि एट द न्यूक्लियस लेवल, एट द डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का जो विड्थ होता है उस डिस्टेंस पे सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ध्यान से देखो, दो प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में रिपल्सन होता है, फिर भी वो क्या होता है, वो एक दूसरे को दूर नहीं कर पाते। ये आपको लग सकता है कि सर ये कहाँ एटॉमिक फिजिक्स आ गया, नहीं, ये आपने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, फोर्सेस पढ़े होंगे, तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी होती हैं, वीक कौन सी होती हैं। तो एट द न्यूक्लियर लेवल सबसे स्ट्रांग होता है आपका न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। उससे वीक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर सबसे वीक आता है ग्रेविटेशनल। तो आउट ऑफ द 3 गिवन फोर्सेस जब आप एटॉमिक लेवल की बात करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा। लेकिन आप एटॉमिक लेवल से बाहर आ जाओ, 1 फर्मी मीटर की बजाय हम बोलें कि नहीं 1 एंगस्ट्रॉम, तो एट 1 एंगस्ट्रॉम 2 प्रोटॉन बोले, तब आपका न्यूक्लियर फोर्स सबसे वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 1 फर्मी मीटर दिया हुआ है। तो 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15, एंड उस लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या दिया हुआ है? लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट and when it is moving downward with uniform acceleration a is 3/2। तो भाई स्टेशनरी लिफ्ट में वेट क्या होगा? W1 लिख देते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाई g। लिफ्ट क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट पे। और सेकंड वेट जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, और कैसे जा रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। तो भाई जब आप डाउनवर्ड जाते हो, जब भी कभी आप लिफ्ट में गए हो, तो जब डाउनवर्ड अचानक से लिफ्ट जाती है तो आपको अपना वेट क्या लगता है? कम लगने लगता है, राइट? तो जब डाउनवर्ड जाओगे तो मास टाइम्स g माइनस a लिखोगे, जहां a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। और ये रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि WA/W2 विल बी इक्वल टू, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो g डिवाइडेड बाई g माइनस a इज इक्वल टू 3/2। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा? ट्वाइस g इक्वल्स 3g माइनस 3a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? 3 टाइम्स a इक्वल्स g, तो a इक्वल्स g/3। मतलब वो जो लिफ्ट है वो g/3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ना ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। क्या है कि डायनामोमीटर दिया हुआ है। डायनामोमीटर सिंपली क्या होता है कि सपोज करो कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में आपको फोर्स बताता है, बस वही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसके इधर 4 kg मास अटैच है, इधर 6 kg अटैच है। 4 kg पे हमने 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 6 kg पे 20 न्यूटन फोर्स इधर लगाया। अब हमको बताना ये है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी रीडिंग क्या आएगी। ना ध्यान से देखो, इसको करने का क्या तरीका है? बहुत आसान सा है। क्या है कि पहले तो आप टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या एक्सेलरेशन निकालो? 6 kg 4 kg, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? 10 kg, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा, राइट? तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10 kg, और टोटल फोर्स क्या है? 20 इधर 10 उधर, तो टोटल फोर्स क्या होगा? 10 इधर। तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ जाएगा फोर्स टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल। तो फोर्स टोटल हो जाएगा 10 न्यूटन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, एंड मास टोटल है 10 kg। तो टोटल एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। ऐसा ना। अब सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी एक मास को हटा के, जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में क्या होता है कि भाई लिफ्ट में आपने स्प्रिंग बैलेंस लटका दिया और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। अब हम आपसे पूछें कि भैया लिफ्ट में जो स्प्रिंग बैलेंस लगा है उसकी रीडिंग बताओ, तो क्या बताओगे?
सर सिंस लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो हम क्या लिख देंगे, m टाइम्स g प्लस a। और उसी तरह लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती तो स्प्रिंग बैलेंस क्या बताते, m टाइम्स g माइनस a। सेम वे में हम यहां करेंगे, क्या करेंगे ध्यान से देखो, हम किसी भी एक मास को, चाहे आप इसको चाहे इसको, हम एक को करते हैं, आपका मन करे आप दूसरे को एक्सक्लूड करके सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा। क्या होगा, मान लो कि हमने यहां पे एक ऐसे बना दिया, हम इसको हटा के कर रहे हैं, आपका मन करेगा आप इसको हटा के इसको इंक्लूड करके कर लेना, आंसर वही आएगा। अब समझ लो कि ये आपकी लिफ्ट है, ये जो हमने डॉटेड बनाया है समझ लो ये आपका लिफ्ट है, और लिफ्ट किधर जा रहा है, लिफ्ट दिस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है एक्सेलरेशन। तो भाई आप क्या करोगे, हम पूछें कि भैया इसकी रीडिंग बताओ, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग जैसे वेट मेजर करते हो आप तो क्या लिखते हो आप, mg डाउनवर्ड फोर्स, mg क्या है, फोर्स है ना, तो mg डाउनवर्ड फोर्स प्लस सूडो फोर्स, तो क्या हो जाएगा जी भाई, mg डाउनवर्ड प्लस सूडो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हो, एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर, यही करते हो आप। तो यहां पे हम mg के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स लिख सकते हैं, और ma की जगह पे मास इसका और एक्सेलरेशन ये। तो यहां पे आप क्या कर दोगे भाई, ये आपका सिस्टम हो गया ना, अब ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसमें आप स्प्रिंग पे टोटल फोर्स क्या बताओगे, सर 10 न्यूटन ये, और एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स उधर, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स प्लस सूडो फोर्स क्या होगा 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 1, तो टोटल कितना आ गया 14 न्यूटन। तो ये आपका हो गया आंसर कि स्प्रिंग ये जो बैलेंस है ये कितना रीडिंग शो करेगा, 14 न्यूटन रीडिंग शो करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 5 kg ब्लॉक है, एक 4 kg ब्लॉक है, ये सेम स्ट्रिंग से टाइट है, स्ट्रिंग आपकी आइडियल है, आइडियल मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो सकती और उसका कोई मास नहीं है। इफ द टेबल एंड द पुली बोथ आर स्मूथ, टेबल भी स्मूथ है पुली भी स्मूथ है, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी विल बी इक्वल टू, ये 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको बताना। नाउ आपने शॉर्टकट में भी किया होगा, हम तो भाई लंबा वाला तरीका बताएंगे, क्या है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नाउ क्या है, आप लॉज ऑफ मोशन करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, इक्वेशन करते हो, सॉल्व करते हो, क्या है 5 kg के लिए क्या बोलोगे कि 5 kg के लिए 5 इंटू जी डाउनवर्ड टेंशन अपवर्ड, इक्वेशन क्या लिखोगे 5g माइनस टी इक्वल्स 5a, ma और m की जगह पे 5, और 4 kg तो इधर जा रहा है, तो 4 kg के लिए क्या लिखोगे t इधर mg इधर और नॉर्मल ऊपर, तो t इक्वल्स 4 टाइम्स एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन आपका सेम होगा, तो टेंशन सेम होगा तो ये टेंशन यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिल जाएगा 5g माइनस 4a इक्वल्स 5a, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज 5g बाई 9 और 5/9 टाइम्स g, जो कि आपका 4th ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल, भाई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होने रहना चाहिए कब तक, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, अंटिल रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगन्स टू डिक्रीज, भाई रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज या इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं, एज लॉन्ग एज फोर्स है, चाहे वो 10 न्यूटन हो चाहे 20 न्यूटन हो, एज लॉन्ग एज फोर्स है वो एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कब एक्सेलरेशन रुक जाएगा, कंटिन्यूज एक्सेलरेटिंग अंटिल, तो जो अंटिल वर्ड है मतलब कि कब आपका एक्सेलरेशन रुक जाएगा। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होने से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, बट वो एक्सेलरेशन रुक तो नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, भाई सर्कुलर मोशन होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई,
और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन तो है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो भाई यही होता है कि भाई जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, रुक जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको यहां पे थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेज मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड, मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड, पे अटेंशन, टू कीप द, क्या दिया हुआ है, ओके आगे ऑप्शंस हैं, क्या है, पार्टिकल्स गोइंग इन अ सर्कल। तो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है तो आपको फोर्स रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती है? आप बोल सकते हो सर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, इवन इफ यूनिफॉर्म में स्पीड में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो फोर्स रिक्वायर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन में जा तो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पत्थर को ऊपर फेंको, ऊपर से जब नीचे आता है तो स्ट्रेट लाइन में आता है, लेकिन क्या उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। मीनिंग कि स्ट्रेट लाइन में जा तो रहा है लेकिन वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये दिया हुआ नहीं है। तो मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड, मस्ट लिखा हुआ है, मे नहीं लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है। मीनिंग कि स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉसिबिलिटी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा सकता है और एक्सेलरेशन से भी स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। तो इफ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट हो रहा हो तो मस्ट वाला केस तो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड क्या है कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही तो बोलता है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया तो फोर्स भी जीरो हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, तो फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस forces must not be required to keep the momentum of the particle constant। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि फेंक दिया बॉडी तो मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो भाई एक बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम दिया है p इक्वल्स x प्लस वाई टी स्क्वायर, वेयर x एंड y आर कांस्टेंट। ध्यान देना x एंड y आपके वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करोगे 0 प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ट्वाइस वाई टी। तो भाई ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, टू कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू t। तो आपका यहां पे लिख दो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर is 1000 kg weight then elevator। तो भाई टेंशन इन द केबल, तो भाई एक केबल है, तो यहां पे सपोज करो कि ये आपका एलिवेटर है और इस पे यहां पे केबल है, केबल में टेंशन है, एलिवेटर का मास m। तो भाई टेंशन क्या होता है, टेंशन इज नथिंग बट m इंटू जी। इफ आप ऊपर जा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो g प्लस ए, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, टेंशन इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए इफ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एंड आइदर रेस्ट पे हो और यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो, 0, उस केस में टेंशन क्या लिखोगे, m इंटू जी। तो यहां पे टेंशन कितना दिया हुआ है, 1000 kg का एलिवेटर है और टेंशन कितना है, 1000 kg वेट है। 1000 kg वेट का मतलब कि फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन 1000 kg मास, तो कितना है, तो टेंशन इक्वल टू 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई जी।
और ये केस तो कब होता है, जब आपका एलिवेटर आइदर रेस्ट पे हो और यूनिफॉर्म स्पीड से, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो, तब टेंशन कितना होगा 1000 kg वेट विच इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन। तो आपका यहां पे एलिवेटर क्या बोल सकते हो, एलिवेटर में बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था आपका करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, ये रोप का लेंथ 5 मीटर है, रोप का मास है, थिक रोप है, लेकिन मास हमको दिया नहीं है। तो यूनिफॉर्म रोप है जिसका थिक रोप है तो मास भी होगा, और रोप का मास हमको दिया नहीं है लेकिन लेंथ दी हुई है विच इज 5 मीटर, एंड यहां पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। ठीक है भाई, फाइंड टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड, जहां पे आपका फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, उससे 1 मीटर की दूरी पे हमारा टेंशन इन द रोप कितना होगा। कैसे करोगे भाई, देखो क्या है कि पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, और ये दिया हुआ है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रोप क्या हो जाएगा, देखो भाई मास नहीं भी दिया हुआ है तो आप क्या लिख दो, 5 न्यूटन फोर्स डिवाइडेड बाय मास को m लिख दो। ठीक है ना। अब भाई यहां पे टेंशन जो होगा, इसके पीछे का जो पार्ट है, ये जो 4 मीटर लेंथ का पार्ट बच जाएगा, यहां पे टेंशन ऐसे लगेगा, और ये जो 4 मीटर लेंथ का पार्ट है इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है, m से आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए यहां पे कैपिटल M लिख देते हैं। ये जो 4 मीटर का रिमेनिंग पार्ट है, ये 1 मीटर को छोड़ के, उसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है, ये वाला टेंशन एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो है इस पे फोर्स लग रहा है, ये टेंशन है, इसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम क्या ऐसा लिख दें, टेंशन इज नथिंग बट मास ऑफ दिस 4 मीटर पार्ट। तो भाई 5 मीटर का मास हमने लिया है कैपिटल M, तो 4 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 4/5 टाइम्स कैपिटल M। ये 4 मीटर का मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कर दो, ये हो जाएगा टोटल टेंशन, बिकॉज टेंशन की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां लिख दो क्या, 4 कैपिटल M/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5/m, 5 कैपिटल M। तो 5 से 5 कैंसिल, M से M कैंसिल, क्या बच गया 4 न्यूटन बच गया। तो आपका टेंशन कितना हो गया, टेंशन आपका 4 न्यूटन हो गया, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द फोर्स ऑन द टेबल इज। नाउ ध्यान से देखो, आंसर आपके डाइन में दिए हुए हैं। नाउ आपको पता है कि डाइन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फोर्स। किस आपका सिस्टम में होता है डाइन, डाइन आपका होता है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस, सी से लेंथ इन सेंटीमीटर, जी से मास इन ग्राम, एस सेकेंड टाइम। तो भाई सीजीएस यूनिट में आपको लिखना है। तो 40 ग्राम है, वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फोर्स ऑन द टेबल। तो भाई देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टेबल पे आप यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या मिलेगा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, और साइड में तो कुछ लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो भाई टेबल, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, टेबल ने बॉडी पे लगाया, तो टेबल पे भी कितना होगा, टेबल पे भी तो नॉर्मल यही फोर्स लगेगा। तो क्या लिख दें, नॉर्मल इक्वल्स mg। m कितना है 40 ग्राम, सब कुछ आप सीजीएस यूनिट में लिखोगे, तो 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई g। g आप क्या लिखते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर में क्या लिखोगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ आपको सीजीएस यूनिट में लिखना है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये अब सॉल्व कर लो, कितना हो गया 2 हाँ 39,200। तो इतना डाइन 39,200 डाइन ये आपका फोर्स ऑन द टेबल हो गया इन CGS यूनिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 1 kg। तो भाई एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो रेस्ट पे है, उस पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विल इक्वल टू 6 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 kg विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम के लिए लगा वही हमको बताना है, टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो भाई एक 1 kg बॉडी थी जिसपे 6 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। और उस T टाइम में उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो आसान सा है, क्या होगा? वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी? 0 थी ना। बॉडी वॉज एट रेस्ट u प्लस at, तो u क्या हो जाएगा? 0। तो v इज इक्वल टू 30, एक्सेलरेशन इज 6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। तो कितना टाइम के लिए लगा? 5 सेकेंड के लिए लगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि भाई ये आपका फ्रिक्शनलेस फ्लोर है हॉरिजॉन्टल, इस पे 2 kg और 1 kg की दो बॉडीज रखी हुई हैं। 2 kg पे हमने 6 न्यूटन फोर्स इधर से लगाया और 1 kg पे 3 न्यूटन फोर्स इधर से लगाया। बताना क्या है? व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाई द 1 kg ब्लॉक। भाई ऑब्वियसली दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, तो वही नॉर्मल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है कि 2 kg ब्लॉक पे 1 kg ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया। आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा कि भाई चलो पहले तो क्या करें, दोनों बॉडीज साथ साथ मूव करेंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हैं। ऊपर नीचे रखा होता तब तो सोचना भी पड़ता। तो सिंस दोनों साथ साथ जा रही हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा? 6 माइनस 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये कॉमन एक्सेलरेशन अब किसका देखना है? ऑन 2 kg ब्लॉक बाई 1 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। क्या मिलेगा? 6 न्यूटन फोर्स इधर, एंड सिंस वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो हम वर्टिकल फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा। तो 6 न्यूटन फोर्स इधर एंड F बाई 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक दिस साइड। तो कितना होगा भाई? क्योंकि भाई पुल तो कर नहीं सकता ना, पुश कर सकता है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा क्या होते हैं? पुश होते हैं, पुल नहीं होते। तो ये F, तो यहां पे एक्सेलरेशन 1 हो जाना चाहिए। किस डायरेक्शन में? दैट डायरेक्शन में। तो 6 माइनस F इक्वल्स मास इज 2 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इज 1। तो यहां से F आपका कितना हो गया? 6 माइनस 2 विच इज 4 न्यूटन। तो फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बाई 1 kg ब्लॉक विल बी 4 न्यूटन। इन विच डायरेक्शन? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहां पे आपका हो गया 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया हुआ है? 80 रेलवे वैगन्स ऑल ऑफ सेम मास 5 into 10 to the power 3 kg are pulled by an engine with a force of 4 into 10 to the power 5 न्यूटन। तो चलो भाई बना लेते हैं कि भाई देखो ये आपका हो गया इंजन, उसके बाद आ गया यहाँ पे वैगन, तो भाई यहाँ पे 80 वैगन्स हैं, सबका मास सेम है, और यहाँ पे इंजन ने कितना फोर्स लगाया? तो इंजन ने यहाँ पे फोर्स लगाया आपका 4 into 10 to the power 5 न्यूटन। द टेंशन इन द कपलिंग बिटवीन 30th and 31st वैगन फ्रॉम द इंजन इज। तो
अगेन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप सबसे पहले क्या करो, नेट एक्सेलरेशन निकाल लो। भाई सारी ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स F डिवाइडेड बाई टोटल मास। नाउ ध्यान से देना कि इसमें इंजन का मास इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, इंजन इटसेल्फ। तो जो हम एक्सेलरेशन लेंगे उसमें इंजन का मास नहीं लेंगे, और आपके क्वेश्चन में इंजन का मास दिया भी नहीं है। तो टोटल 80 वैगन्स हैं, तो 80 टाइम्स कैपिटल M। अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। तो भाई ये हो गया एक्सेलरेशन। अब क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन 30th एंड 31st वैगन फ्रॉम द इंजन। तो चलो मान लो कि यहां पे ये सेकंड, चलो मान लो ये हम बोले कि फर्स्ट एंड सेकंड वैगन फ्रॉम द इंजन। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये वाला टेंशन। तो क्या बोलोगे कि ये जो यहां पे जो टेंशन है ये कितने वैगन्स को खींच रहा है, ये फर्स्ट वैगन, इसको हटा दो, 79 वैगन बच गए। उसी तरह से क्या, बिटवीन 30 एंड 31st वैगन, तो 30 वैगन को आगे हटा दो, कितने वैगन पीछे बच गए, 50 वैगन बच गए। तो वो जो टेंशन की बात कर रहे हैं वो टेंशन कितने वैगन्स को खींच रहा है, वो टेंशन आपके पीछे के 50 वैगन को खींच रहा है, जो बाकी आगे के 30 है वो आगे वाले खींच रहा है। तो भाई जो आपका टेंशन पूछ रहा है T डैश, वो क्या लिखोगे, 50 वैगन्स का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, ऐसे। क्योंकि आपका 30 और 31st के बीच में कपलिंग है, तो 30 वैगन तो आगे हो गए, वो जो कपलिंग है वो किसको खींच रहा है, पीछे के 50 वालों को खींच रहा है। तो 50 टाइम्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका ये है F डिवाइडेड बाई 80 टाइम्स मास। मास से मास को क्या करो, कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल, क्या मिल गया, 5 टाइम्स फोर्स। फोर्स कितना है भैया आपका, 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 8। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपको भाई, ये हो गया 5 इंटू 4 20, और 20/8, 20/8 क्या होगा आपका, 2.5 इंटू 10⁵, ये हो गया न्यूटन। आपका 10⁴ में लिखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो जो 30th और 31st वैगन के बीच की कपलिंग है वो पीछे के 50 वैगन्स को सपोर्ट करेगी, तो उसमें टेंशन कितना होगा, दिस मच टेंशन उसमें अप्लाइड होगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन 24, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया भाई, 3 ब्लॉक्स हैं 24 kg, 8 kg एंड 4 kg connected to each other with light string placed on a smooth horizontal floor. If the system moves with the acceleration of 2, तो सिस्टम जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। भाई फोर्स उधर लग रहा है तो जाएगा भी उधर ना, आप बोलोगे नहीं सर इधर जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। तो 2 मीटर से उधर जा रहा है। अप्लाइड फोर्स F इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो सिस्टम की बात हो रही है, तो F इज नथिंग बट टोटल मास, 24 + 8 + 4, 24 + 12 इज 36, तो 36 टाइम्स 2, तो टोटल फोर्स इज हाउ मच, 72 न्यूटन इज दिस फोर्स। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 25, आप ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लिटिल बिट स्लाइटली। क्या दिया हुआ है, अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ 200 kg व्हीकल। भाई एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक मशीन गन रखी है। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक ट्रक होती है, ट्रक के ऊपर मशीन गन होती है, हीरो पूरा मशीन गन चला रहा है। तो 200 kg व्हीकल है, उसके ऊपर मशीन गन रखी है, और जो सड़क है वो स्मूथ है, सड़क पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। द गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा समझो कि ये आपका ट्रक, ये सड़क हो गई आपकी वेरी स्मूथ, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है,
जो यहाँ पे मशीन गन फायर कर रहा है। अब ध्यान से देखो, द गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। अब भाई मशीन गन से बुलेट इधर जा रही है तो आपका रिकॉइल होगा, गन रिकॉइल होगी, और गन ट्रक के ऊपर रखी है तो ट्रक भी रिकॉइल होगी। ट्रक किधर जाएगी? ट्रक आपकी इधर जाएगी। नाउ द गन फायर्स 10 bullets per second with a velocity of 500 meter per second, very high speed. If the mass of each bullet be 10 gram, then acceleration produced in the vehicle is. तो भाई रिकॉइल वाला आप कैसे करते हो साहब? कि भाई जितना फोर्स आपको बुलेट पे लगाना पड़े उतना ही फोर्स ट्रक पे लगेगा। एंड इस केस में हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो बुलेट्स का मास है वो कम हो रहा है, राइट? बुलेट का मास नहीं कम हो रहा है, बुलेट फायर हो रही है तो ट्रक का टोटल मास कम हो रहा है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि जो ये रिमेनिंग ट्रक है इसका मास बुलेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। मीनिंग कि हम ये ट्रक के मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे। रॉकेट वाला सिस्टम नहीं है कि गैस नीचे छूट रही है, रॉकेट का मास भी कम हो रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? ट्रक के मास को कांस्टेंट मान लो। सो फोर्स अप्लाइड ऑन द बुलेट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या हो जाएगा? पहले फोर्स अप्लाइड ऑन द बुलेट निकाल लें। और फोर्स अप्लाइड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो भाई बुलेट 0 से 500 पे पहुंच गई तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ? एक बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? एक बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ 500 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड हुई ना, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द बुलेट कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -2 kg भी लिख सकते हैं। तो इतना चेंज मोमेंटम हुआ किसका? 1 बुलेट का। और 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर हो रहा है? द गन फायर्स 10 बुलेट्स, तो 10 बुलेट 1 सेकेंड। सो इतना मोमेंटम चेंज हुआ बुलेट्स का कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या लिखोगे आप? kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ और ये हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दी बुलेट्स। तो रिक्वाइल फोर्स भी यही होगा। तो फोर्स ऑन द ट्रक विल बी इक्वल टू 10 बुलेट्स पर सेकेंड एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट इज 500 इंटू 10 टू पावर -2, तो 5। तो टोटल फोर्स ऑन द ट्रक इज हाउ मच? 50 न्यूटन। अब भाई जब आपको ट्रक पे फोर्स मिल गया तो आपको ट्रक का मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स इज 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास इज 200। कैंसिल कर दो। 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1/4 मीटर को सेंटीमीटर में आपका आंसर कुछ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी इसी पेपर में कर चुके हैं हम लोग। क्या है? ये एक रोप है, उसका मास पर यूनिट लेंथ लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है। रोप का टोटल लेंथ 10 मीटर और 25 न्यूटन से फोर्स लग रहा है। पूछ रहे हैं कि टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट 8 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे 25 न्यूटन फोर्स, तो इस पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पे टेंशन कितना होगा? बहुत आसान सी चीज़ है कि यहाँ पे जो टेंशन लगेगा ये इतने 2 मीटर वाले पार्ट को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो हम 2 मीटर पे कितना फोर्स लगना है वही निकाल लें। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रोप विल बी टोटल फोर्स 25 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास। मास कितना होगा? 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.5, तो 5। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 इंटू 10 इज 5, 25/5 इज 5। तो एक्सेलरेशन ऑफ द टोटल रोप कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये जो 2 मीटर वाला पार्ट है इसका भी तो 5 ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? टेंशन इज नथिंग बट
मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास किसका, ये 2 मीटर पार्ट जो है, तो मास क्या हो जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ विच इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 इंटू 5 इज 5, तो टेंशन इज हाउ मच 5 न्यूटन इज द टेंशन एट अ पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके थे, उसमें बस फर्क इतना था कि आपको टोटल मास दिया नहीं था। यहां भी आप ध्यान से करोगे तो आप मास की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये दिया हो कि टोटल फोर्स कितना है, टोटल लेंथ कितनी है और कितने मीटर दूर पे पूछ रहे हैं। तो यहां पे मास पर यूनिट लेंथ ना भी दिया रहता फिर भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे 0.5 यहाँ है, 5 ये नीचे जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखना, आप अज्यूम कर लो कि मास पर यूनिट लेंथ नहीं दिया, फिर सॉल्व करके देखो पहले जैसे हमने किया था, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/5 ऑफ हिज वेट। तो क्या दिया हुआ है भाई कि ये आपका सीलिंग है, कुछ है, यहाँ से एक रस्सी लटकी हुई है और यहाँ से एक फायरमैन है जो आपका नीचे सरक रहा है। अब ये फायरमैन नीचे कितना, कम से कम एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड कितना होना चाहिए कि ये रस्सी टूटे ना। तो भाई हम क्या बोलेंगे, फायरमैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या मिलेगा आपको mg डाउनवर्ड और टेंशन ड्यू टू रोप अपवर्ड, क्योंकि फायरमैन ने रोप को पकड़ रखा है, तो टेंशन ड्यू टू रोप अपवर्ड। तो आप क्या लिखोगे भाई, नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है तो mg माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू ma, ऐसा। तो एक्सेलरेशन क्या लिख दो, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट mg माइनस टी बाई m। एंड ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो T है, जो टेंशन इन द रोप है, वो ब्रेकिंग टेंशन से क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो T इज नथिंग बट m टाइम्स g माइनस a एंड दिस मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो भाई यहां पे हो गया m टाइम्स g माइनस a शुड बी लेस देन और इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/5 ऑफ हिज वेट, और वेट क्या है mg, तो 2/5 mg, मास से मास को कैंसिल कर दो, तो यहां आपको क्या मिल जाएगा g माइनस a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2g/5। इसको दिस साइड ले आओ, तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g माइनस 2g/5 विच इज a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3g/5। तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6g, मीनिंग कि वो इफ रस्सी को टूटने नहीं देना है तो जो फायरमैन है उसका मिनिमम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 0.6g। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, रस्सी नहीं टूटेगी, लेकिन इससे कम एक्सेलरेट हुआ डाउनवर्ड तो आपकी रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और ऊपर एक्सेलरेट करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जैसे एक्सेलरेट करोगे mg से भी ज्यादा हो जाएगा टेंशन, रस्सी तुरंत टूट जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, उसमें आपका ये डायग्राम दिया हुआ है 28, ये डायग्राम है, और फिर है कि भाई ये जो टेंशन T2 है, ये T2 टेंशन कितना है। तो भाई ये डायग्राम में ये तीनों ब्लॉक ऐसे हैंग कर रखे हैं, और आप ध्यान से देखो T2 के वजह से कौन सा सिस्टम हैंग कर रहा है, T2 ने ये पूरा मास ऐसे सपोर्ट किया है, ये पूरा एक सिस्टम। तो ये पूरे को एक सिस्टम मान के आप फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना दोगे, डाउनवर्ड कितना लगेगा 3 + 2 5g, और अपवर्ड क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा T2,
और एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा, तो T2 इक्वल्स 5G विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जहाँ G की वैल्यू हमने 10 ले ली है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका G के केस में ही लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा 5G विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अ बुलेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड कैन जस्ट पेनेट्रेट 2 प्लैंक्स ऑफ इक्वल थिकनेस। 2 प्लैंक रखे हुए हैं लकड़ी के, उसको बुलेट हिट करती है और जस्ट पेनेट्रेट बोथ, जस्ट पेनेट्रेट करने के बाद रुक जाती है। तो इफ यू रिमेंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स s। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो दोनों प्लैंक अपोजिट एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, डिसलरेशन एक्चुअली, वो सेम रहता है। मतलब जितने देर बुलेट प्लैंक के अंदर जा रही है, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अप्लाइड बाय द प्लैंक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई ये हो गया। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे भाई। मान लो कि एक प्लैंक में कितना डिस्टेंस है, थिकनेस d, तो 100 स्क्वायर नहीं, एक्चुअली यहां पे इनिशियल स्पीड 100 है, फाइनल 0 है, तो 0 माइनस 100 स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स कितना डिस्टेंस कवर किया, एक प्लैंक का थिकनेस d, तो 2 प्लैंक का थिकनेस ट्वाइस d। ऐसा, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनेट्रेटेड बाय द सेम बुलेट व्हेन द वेलोसिटी इज डबल, मतलब इफ बुलेट 100 की बजाय 200 मीटर पर सेकंड से जा रही होती, तब वो कितने प्लैंक को पेनेट्रेट कर सकती। तो अभी भी हम मान के चलेंगे कि while traveling through the planks, deceleration applied by the planks on the bullet remains constant throughout the motion of the bullet inside the planks। तो क्या लिखेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, 0 माइनस 200 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, हम सेम मानेंगे, और यहां पे मान लेते हैं d डैश। ये सेकेंड इक्वेशन। क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपका? 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 स्क्वायर क्या मिलेगा? 1/4, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इधर क्या मिलेगा? 2/2 कैंसिल, a/a कैंसिल, ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाय d डैश, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? d डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स d। तो सेकेंड केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट कितना है? 8 टाइम्स d, और d क्या हमने माना था? d वाज द थिकनेस ऑफ 1 प्लैंक, तो भाई 8 टाइम्स थिकनेस ऑफ 1 प्लैंक है, तो टोटल कितना प्लैंक पेनिट्रेट किया? टोटल 8 प्लैंक्स पेनिट्रेट किया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अ बर्ड इज सिटिंग इन अ वायर केज, एक जाली वाला आपका पिंजड़ा है, उसमें चिड़िया बैठी है। हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें हैंग कर रखा है। लेट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी W1। तो भाई जब बर्ड बैठी है तो W1 क्या होगा? W1 विल बी इक्वल टू क्या? वेट ऑफ द केज प्लस वेट ऑफ द बर्ड। तो वेट ऑफ द केज प्लस वेट ऑफ द बर्ड। आगे क्या दिया हुआ है? इफ द बर्ड फ्लाइज अबाउट इनसाइड द केज, मतलब कि अब बर्ड जो है वो केज के अंदर ही इधर उधर उड़ रही है। अब वो उसका केज से कोई कांटेक्ट नहीं है, केज से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज W2। तो अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो भाई देखो क्या है कि जब बर्ड का केज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो बर्ड के वेट को सपोर्ट कौन कर रहा है?
भाई बर्ड ने क्या किया, विंग्स फ्लैप किए, एयर को नीचे पुश किया और आपका एयर ने बर्ड को ऊपर पुश किया। तो इस तरह से बर्ड आपकी फ्लाई करती है। तो बर्ड आपका केज में फ्लाई कर रही है। नाउ ध्यान से देखो, इसमें अब आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिंस वो वायर केज है, वायर केज है का मतलब कि जब बर्ड एयर को नीचे पुश करेगी तो जो एयर है वो वायर के ऊपर, हम ये मान के चल रहे हैं कि वायर का थिकनेस इतना स्मॉल है कि एयर से वायर के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो एयर है वो वायर के ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं। मीनिंग कि जब बर्ड एयर में उड़ रही है इनसाइड द केज ओनली, तो वायर के ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो भाई वायर केज है ना, हवा उसके आर पार चली जाएगी। तो अब क्या करेगा, अब जो स्प्रिंग बैलेंस है अब वो क्या रीड करेगा, अब वो बर्ड का वेट रीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब बर्ड का केज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, W2 विल बी ओनली वेट ऑफ केज। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि W1 इज ग्रेटर देन W2। बट रिमेंबर, इफ आपका वो केज क्या हो, क्लोज हो जाए, हवा इधर उधर आ ही नहीं रही, हवा एकदम पैक है, तो एक बर्ड एयर को नीचे पुश करेगी, एयर केज को पुश करेगी, तब आप इसको केवल केज नहीं लिखोगे, तब आपको सम एडिशनल फोर्स लिखना पड़ेगा। लेकिन सिंस यहां पे वायर केज है, वायर केज से होके सारी एयर आपकी नीचे चली जाएगी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एयर जो है वो वायर केज पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। दैट इज वाई सेकेंड केस में हम ओनली केज का वेट कंसीडर कर रहे हैं और कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई W1 इज ग्रेटर देन W2। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। 31 में यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 10 kg, 6 kg, 4 kg, और इनको 40 न्यूटन से खींच रहे हैं, और हमको बताना है कि टेंशन T2, ये वाला टेंशन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई 6 + 4 10 और 10 20, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और T2 किसको किसको खींच रहा है, T2 ये पूरे वेट को खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू 16, 10 + 6 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन विच इज 2, तो T2 आपका हो जाएगा 32 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे आपका 8 kg ब्लॉक है एंड 12 kg ब्लॉक है। नाउ कॉम्बिनेशन इज बीइंग पुल्ड बाय ए स्ट्रिंग, ऊपर वाली स्ट्रिंग है, एक्सेलरेशन 2.2, एक 2.2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड खींच रहे हैं। तो भाई ये T1 है, ये स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। हमको क्या बताना है, टेंशन T1 विल बी, हमको T1 बताना है, T2 नहीं बताना है। तो भाई T1 क्या होगा, तो T1 आप पूरे सिस्टम को ऐसे, ये पूरा सिस्टम मान लो, और जो T1 है वो पूरे सिस्टम को अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या लिखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या हो जाएगा, 12 + 8 20 टाइम्स G, अपवर्ड क्या हो जाएगा T1, तो क्या लिखोगे, T1 - 20G विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 2.2, तो T1 विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स G + 2.2। यहां G की वैल्यू 10 मत लेना, 9.8 लोगे फायदा रहेगा। 9.8 + 2.2 कितना हो जाएगा, 12, तो T1 इज इक्वल टू 20 + 12 विच इज 240 न्यूटन। तो ये जो टेंशन है ऊपर वाला, उसकी वैल्यू कितनी है, 240 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 33, उसका डायग्राम आपको यहां दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है, अ फोर्स Ft, फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ लीनियर मोशन इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द सेगमेंट शोन आर सर्कुलर, द लीनियर मोमेंटम गेन्ड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। तो इफ फोर्स टाइम ग्राफ हो तो एरिया ऑफ द फोर्स टाइम ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अब ध्यान से देखो, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो मोमेंटम आता है, और मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीनिंग कि जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है उसको आपको पॉजिटिव एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, और जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक एरिया आपका कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ द इंटायर सर्कल है। तो पाई टाइम्स रेडियस आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो पाई टाइम्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि वो पूरे सर्कल का 1/4 है। बट रिमेंबर वो क्या है, आपका टी एक्सिस के नीचे है, तो क्या लोगे, माइनस लोगे, प्लस 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। अभी यहां पे कितना है, यहां पे भी रेडियस 2 है, तो ये टी के ऊपर है, तो पाई टाइम्स 2 स्क्वायर, ये प्लस लोगे, एंड ये हाफ ऑफ द सर्कल है तो डिवाइडेड बाई 2, और 6 से 8 तक ये फिर से 1/4 है, और ये नीचे है टी एक्सिस के नीचे, तो फिर से माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस पाई टाइम्स 2 स्क्वायर बाई 4। ये देखो ये दोनों सेम है, ये आपका टोटल ऐड होके क्या मिल जाएगा, 0। तो सिंस एरिया ऑफ द एफ टी ग्राफ इज 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको टी एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेना पड़ेगा और नीचे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो टोटल एरिया 0 हो गया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, 0। तो 0 से 8 सेकेंड तक आप कितना मोमेंटम गेन करोगे, कुछ नहीं गेन करोगे, आपका मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। नाउ रिमेंबर मोमेंटम 0 नहीं होगा, मोमेंटम कितना होगा वो तो हमको पता नहीं, वो तो हमारा इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। हम केवल ये बता सकते हैं कि 0 से 8 तक सिंस एरिया इज 0 मीनिंग चेंज इन मोमेंटम इज 0, मतलब हम कोई मोमेंटम गेन नहीं कर रहे। रिमेंबर आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मोमेंटम गेन्ड, वो ये नहीं पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना है, वो आप कैसे बता सकते हो, वो आप नहीं बता सकते, वो तो भाई पहले से कितना है हमें क्या पता, हम तो बस इतना जानते हैं कि जितना 0 पे था उतना ही 8 पे होगा, कोई गेन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, एक सिस्टम है यहाँ पे जिसमें मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg है एंड पुली और स्ट्रिंग का मिला के मास आपका 5 kg है। अब इस इंटायर सिस्टम को हम g/2 से अपवर्ड ले जाते हैं। इंटायर सिस्टम को हम g/2 से अपवर्ड ले जाते हैं। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो भाई ऑन द सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, भाई टोटल अपवर्ड जा रहा है, तो नेट फोर्स आप लिख दोगे सर मास, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय सिंस अपवर्ड हो रहा है एक्सेलरेशन, तो g + a, तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 10 + 5 15 मल्टीप्लाइड बाय g + g/2, सो 3g/2, तो ये आपका हो गया 45g/2, ये हो गया आपका नेट फोर्स सेकंड चॉइस। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है कि भाई एक रोप है, थिक रोप है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास m, उसके एक साइड पे हमने F1 लगाया, दूसरे साइड पे F2 लगाया, और बीच के किसी पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे। क्या होगा एक्सेलरेशन, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम ये आपका एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, F2 - F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, और टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है m, तो m, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ना आपको यहां पे टेंशन निकालना है, तो लेट अस अज्यूम दिस पार्ट, ये जो x1 लेंथ का पार्ट है, इस पे टेंशन यहां पे T लगा दो, यहां पे F1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, T - F1, क्योंकि उधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो T - F1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट का मास कितना होगा भाई, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ x1 + x2
मल्टीप्लाइड बाई लेंथ x1, ये हो गया टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस क्या है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m, ये हो गया। अब आपका t कितना होगा, t हो जाएगा F1 प्लस मास से मास कैंसिल, क्या मिलेगा x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई F2 माइनस F1, ऐसा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि F1 x2 प्लस x2 x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ये हो गया आपका टेंशन। नाउ रिमेंबर, ये जो दो क्वेश्चन इसके ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी। इस क्वेश्चन में केवल इतना फर्क है कि यहाँ पे उन्होंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, आपको एक जनरल रूल दे दिया। मतलब आप चाहो तो ये जो आपका आंसर आया है ये वाला, आप इसको एक जनरल फार्मूला की तरह भी याद कर सकते हो कि भाई कोई भी रोप है उसका मास m है, मास m है। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में मास का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मास कितना रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इधर से F1 लगाया, उधर से F2 लगाया, तो यहां से x1 डिस्टेंस पे और उधर से x2 डिस्टेंस पे कितना आपका टेंशन आएगा, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो जो पहले के दो क्वेश्चन थे उसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आई पीस है, उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस 14th इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो m इज इक्वल टू 14 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन क्या होता है, f ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय f ऑफ आई पीस। देन द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो भाई क्या होगा, पहले तो क्या करें, 14 इज इक्वल टू f ऑफ o डिवाइडेड बाई f ऑफ e। f ऑफ o आपको पता नहीं है, f ऑफ e कितना दिया हुआ है 5, तो यहां से मिल जाएगा f ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट 70 सेंटीमीटर। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है आपका, नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो क्या होता है, वो आई पीस के फोकस पे बनता है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगी, f ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस f ऑफ आई पीस। तो क्या बोलोगे आप, लेंथ विल बी इक्वल टू f ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस f ऑफ आई पीस, दैट विल बी 75 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ना होता, यदि आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही होती, तब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन सिंस नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया अपने फोकस पे, और ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई पीस का फोकस दोनों क्या है, सेम पॉइंट पे। तो लेंथ हो गई f ऑफ o प्लस f ऑफ e। अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो भाई डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है विथ बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो भाई चलो, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये 1.55, now what is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर। तो जहां भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन हो, आप तुरंत क्या करो, लेंस मेकर्स फार्मूला लगा दो। क्या है लेंस मेकर्स फार्मूला, कि 1/f इक्वल्स μ2 बाई μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा। तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 इक्वल्स μ2 क्या होता है, μ2 होता है आपका लेंस का मटेरियल, तो 1.55 बाई μ1 आपको दिया नहीं है, और जब भी μ1 दिया नहीं होता है तब आप उसको 1 मान लेते हो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जब लेंस बना रहे हैं तो एयर के लिए बना रहे हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 1,
1 बाई, देखो दिया हुआ है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लेकिन आप क्या करोगे भाई, दोनों का r लिख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है, जब आप रे को इधर से पुट करोगे तो ये वाला r1 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, ये वाला r2 हो जाएगा जिसको आप नेगेटिव लिखोगे। तो क्या लिखोगे, r1 विल बी इक्वल टू r माइनस 1 बाई r2 के जगह पे आप क्या लिखोगे, दिस साइड माइनस r, ऐसा। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से r विल बी इक्वल टू 5.5 इंटू 2, 10 हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 5.5 इंटू 2 क्या होता है, 11 होता है। तो ट्वाइस इंटू 11 इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल जाएगा, 22 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यहाँ पे आपका एक बबल ग्लास है, ये ऐसा, a bubble in a glass mu is equal to 1.5 is situated at a distance 3 सेंटीमीटर। भाई ये ग्लास है, इसमें यहाँ पे एक बबल है, ये आपका सपोज करो ये आपका ऐसे बबल है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस का डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एज शोन इन द फिगर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर, मतलब कि कोई इसको इधर से देखे, इधर से कोई देख रहा है बबल को, तो उसको बबल कहां पे दिखेगा। तो बहुत आसान है, क्या करो आप इमेज डिस्टेंस निकाल लो, वही होगा। क्या करोगे आप, आपको फार्मूला पता है क्या होता है कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सिंगल सरफेस का फार्मूला। नाउ μ2 क्या होता है इसमें, μ2 होता है जिस मीडियम में आपकी रे इंटर कर रही है, और μ1 क्या होता है जिस मीडियम से रे जा रही है। तो यहाँ पे ये मीडियम से रे जा रही है, तो ये आपका μ1 हो जाएगा और ये आपका μ2 हो जाएगा। तो भाई लिखते हैं μ2 क्या है 1, तो 1 बाई वी माइनस μ1 कितना है 1.5, जिसको आप 3/2 लिख सकते हो, एंड u। नाउ इमेज डिस्टेंस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि बबल 3 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन उसको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। और आप मेजर किधर कर रहे हो, भाई रे जा रही है आपकी दिस डायरेक्शन में, आप मेजर कर रहे हो यहां से दिस डायरेक्शन में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो u इज नॉट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू μ2 अगेन क्या है 1 माइनस μ1 क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय रेडियस। अगेन रेडियस भी आप किधर मेजर कर रहे हो, दिस डायरेक्शन, रे किधर जा रही है उधर, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जब आप मेजर करते हो तो क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो क्या लोगे -5 लाइक दिस। तो क्या मिल जाएगा आपका 1 बाई वी विल बी इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, और 1/2 को दैट साइड ले जाओगे अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/2। अब ये ध्यान से देखो 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/10, ऐसा। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 10 को कॉमन ले लेते हैं, 10 को कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 2 5, तो -5 प्लस 1, तो -5 प्लस 1, तो यहां से v इक्वल्स क्या आ गया, माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी माइनस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज है -2.5 मतलब यहां से दिस साइड, तो आपकी जो इमेज होगी 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको दिखेगी। कहां पे होगा 2.5, समवेयर हियर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट चॉइस विच इज 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है,
A symmetric double convex lens is cut in two equal parts by a plane perpendicular to the principal axis. तो भाई ये सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, लेंस को कट कर रहे हैं। तो ये वाला लेंस मिटा दो आधा, तो ये नया लेंस हो गया। तो भाई आपको पता है जब हम ऐसे कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या होती है, डबल हो जाती है। एंड इफ फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पावर ऑफ द ओरिजिनल लेंस इज 4 डायोप्टर। तो न्यू लेंस का पावर कितना होगा, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, अ फार साइटेड पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू 50। फार साइटेड मतलब हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेड मतलब हाइपरमेट्रोपिया, उसको 50 से क्लोज का कोई नहीं दिखता। उसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट 20 सेंटीमीटर। मतलब कि उसको 50 से दूर पास का कोई दिखता नहीं है और 20 का ऑब्जेक्ट देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है, उसका एक वर्चुअल इमेज हम बना देंगे कहां पे, 50 पे, और फिर हम उस वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं। तो क्या होगा कि भाई ये हमारा लेंस हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, इसका एक वर्चुअल इमेज हम बना देंगे यहां पे, कहां पे, 50 सेंटीमीटर पे। तो हमको बताना है भाई कि ये जो लेंस है उसका पावर कितना होगा। तो सीधे लेंस फार्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, और 1/f ही आपका पावर होता है। तो भाई v कितना है आपका, यहां पे आपको इमेज बनानी है जहां पे आप देख सकते हो, कितना पे देख सकते हो, 50। तो 1/-50, रिमेंबर साइन के साथ लिखना है, माइनस 1/u, u क्या लिखोगे, -20। दिस विल बी इक्वल टू पावर। तो ये इक्वल कितना आएगा, 1/20 माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/50। कॉमन ले लो, कॉमन कितना आ जाएगा, 100। तो 20 और ये 5, तो 5 माइनस 52, तो पावर हो गया। बट रिमेंबर पावर जब आपका होता है तो आप मीटर में लिखते हो, नॉट सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबको पॉइंट में ले लोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/1 मीटर। तो आपका पावर हो गया आपका 3 डायोप्टर। रिमेंबर 3/100 आएगा ना, तो 100 इज इन सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो पावर आपका 3 डायोप्टर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। रिमेंबर यहाँ पे फर्स्ट में 3 डायोप्टर लिखा है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, -3 डायोप्टर, लेकिन ये आपका क्या है, आपका हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब आपका क्लोज का नहीं दिख रहा है, आपको उसको और दूर करना पड़ रहा है। मीनिंग आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया के केस में। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज करके गलत मत मार्क कर देना, आपका यहाँ पे आंसर +3 डायोप्टर होगा, -3 डायोप्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 40 सेंटीमीटर। मायोपिया है, मायोपिया में फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट का क्या मतलब होता है कि भाई 40 सेंटीमीटर से दूर का आपको नहीं दिखेगा। मायोपिया में यही होता है कि आपको दूर का नहीं दिखता। तो 40 सेंटीमीटर इज द फार पॉइंट। फॉर रिमूविंग दिस डिफेक्ट पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड विल बी। तो भाई आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, और उसको आपको देखना है। तो नॉर्मल आई में दिखता है, लेकिन मायोपिया में क्या है कि 40 सेंटीमीटर के आगे का कोई चीज आपको दिखेगा नहीं। तो आप कैसे डिफेक्ट ठीक करते हो, आप वो जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसका एक वर्चुअल इमेज बनाते हो। कहां पे बनाते हो, फार पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे, पावर ऑफ द लेंस निकालना है आपको, तो सिंपली क्या करो, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो u इज वेरी लार्ज,
तो 1/u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स 1/v, और v यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि आप लेंस के इधर लेते हो ना, तो v -40 होगा, तो -40। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फोकस ऑफ द लेंथ इज -40 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में लिख दो, तो -0.4 मीटर। पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो -1/0.4, तो क्या आ जाएगा, -2.5 डायोप्टर। ये हो गया ऐसा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट चॉइस, -2.5 डायोप्टर विल बी द लेंस पावर रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। now देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हो, तरीके हैं, लेकिन मैथमेटिकल सॉल्व करने लगोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जेई या नीट ये सब पेपर में कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन आप उसको थोड़ा सा अलग सोचोगे तो वो क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है कि पूछो मत। तो इसको आप सॉल्व करने लगोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अभी हम करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बन रही है वो क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है। मतलब कि सपोज करो कि ये आपका लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा सा नीचे बन गया, नो प्रॉब्लम। और आपको पता है कि जब इमेज बनती है, जो इमेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, साइज ऑफ द इमेज इज क्वार्टर। तो पहला तो केस ये है कि छोटा तब बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 2f के बियॉन्ड रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे f1 या f डैश और ट्वाइस f2 f1 इसके बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इसके साइड से छोटी बनेगी। करेक्ट है, ओके। अब ध्यान से देखो, अब आपका ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 40 सेंटीमीटर। नाउ नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 40 सेंटीमीटर, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, f और 2f के बीच में, क्योंकि आपका फोकल लेंथ कितना है, 30 है ना, तो 40 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, मतलब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे। और आपको तो पता है भाई, आपने पहले से पढ़ रखा है कि जब f और 2f के बीच में रखे हैं तो हमारा इमेज क्या बनता है, 2f के बियॉन्ड बनता है और इनलार्ज बनता है। सीधे नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होगा, सॉरी, ये इन्वर्टेड होगा, बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे तो छोटा बन रहा है ना, तो 40 तो हो नहीं सकता, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो, हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ये आपको लग सकता है कि सर इतना समझा रहे हैं, लेकिन आप इसको सोचोगे बहुत आसान है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, 30 सेंटीमीटर, फोकस पे रख दिया भाई, फोकस पे रख दिया तब तो इन्फिनिटी पे बन देता है ना, और इन्फिनिटी पे बनता है और बहुत इनलार्ज बनता है, तो वो भी ऑप्शन गलत हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन 60 सेंटीमीटर, 60 मतलब 2f, भाई 2f पे जब हम रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, 2f पे ही बनता है ना, और सेम साइज बनता है। लेकिन इसमें तो क्या है, 1/4 क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ओनली फर्स्ट ऑप्शन बच जाता है आपके पास कि कहां पे रखो, 150 सेंटीमीटर पे रखो। आपका कहां पे रखो, आप ऑब्जेक्ट को 150 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो लेंस से। आपका इमेज कहां पे बनेगा, यहां पे समवेयर बनेगा, 1/4 बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा।
तो आप लॉजिकली सोच के देखो, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो आपको कुछ, जिसको बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, क्या है क्वेश्चन नंबर 43? आपका यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ रिमेंबर, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग नहीं होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये होता है कि वो जो कर्व सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सराउंडिंग मीडियम क्या है। तो यहाँ पे जो ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये बिहेव कर रहा है कैसा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह, क्योंकि ये पैरेलल बीम जा रही थी और लेंस में इंटर करने के बाद ये बीम क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस दोनों सेम नहीं होता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव वो डिपेंड करता है कि आपका ये रेडियस बल्जिंग आउटवर्ड है या बल्जिंग इनवर्ड है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड करता है कि आपका जो रेज हैं, पैरेलल रेज इंटर करने के बाद डाइवर्ज करेंगी कि कन्वर्ज करेंगी। योर कॉन्वेक्स लेंस कैन बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कैसा है। ना ध्यान से देखो, इफ आप एक कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कराना चाहते हो तो क्या करो? उसको ऐसे मीडियम में सबमर्ज करो जिस मीडियम का सराउंडिंग क्या हो? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। क्यों? लेंस मेकर्स फार्मूला याद करो, क्या था? 1/f इक्वल्स μ2/μ1 माइनस 1 2/r। नाउ ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस में होगा। फोकल लेंथ में माइनस में होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। अब भाई ये r तो निगेटिव है नहीं, वो तो भाई मैग्नीट्यूड है, ऑलरेडी हमने 2/r लिख दिया, तो ये वैल्यू माइनस होनी चाहिए। तो μ2/μ1 माइनस 1, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0। तो क्या लिखोगे? μ2/μ1 इज लेस देन 1, मीनिंग कि μ2 शुड बी लेस देन μ1। यहां पे μ2 क्या होता है आपका? μ2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, और μ1 क्या होता है? μ1 होता है सराउंडिंग। मीनिंग आपने कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे सराउंडिंग में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? लेंस के मीडियम से ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस ही, बट वो बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह। इसी तरह आप कॉन्केव लेंस लोगे तो उल्टा हो जाएगा। इफ हम एक कॉन्केव लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा हो, तो आपका कॉन्केव लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा इस केस में? Ng मस्ट बी लेस देन N2, Ng मस्ट बी लेस देन N1 एंड N1 मस्ट बी इक्वल टू N2। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्या दिया हुआ है? Dispersive powers of crown and flint glasses are 0.02 and 0.04 respectively. In achromatic combination of the lenses, the focal length of the flint glass is 40 cm. The focal length of crown glass will be crown glass. तो ऐसे केस में achromatic combination, achromatic combination मतलब कि भाई जो रेज हैं, सिंगल लेंस जब आप लेते हो तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट कहाँ पे जाती हैं? अलग अलग जगह पे फोकस होती है। तो इफ आपको वैसा नहीं होने देना है तो दो केसेस हैं, या तो आप क्या यूज कर लो, आप यूज कर लो अपना मिरर यूज कर लो। इस केस में क्या होगा? इस केस में आप क्या करोगे भाई? डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो W ऑफ क्राउन ग्लास डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास प्लस W ऑफ फ्लिंट ग्लास डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास। एंड इफ ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक्रोमेटिक होना है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। ये आपने पढ़ा होगा।
तो क्या आएगा ये, तो WC, W ऑफ क्राउन ग्लास कितना दिया हुआ है 0.02। फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास नहीं दिया हुआ है, वही हमको निकालना है, प्लस W ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना है 0.04, ओमेगा भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना है 40 सेंटीमीटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा फ्लिंट ग्लास का फोकल लेंथ, फ्लिंट ग्लास के लेंस का फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ, सॉरी नॉट फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास विल बी -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नॉट -40, -20, तो -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। ध्यान से देखो, -20 भी दिया हुआ है और +20 भी दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा, -20 इज द करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, find the maximum and minimum distance of an object from the mirror such that image formed is real and magnified। तो भाई एक कॉन्वेक्स मिरर है ऐसा, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बीच में आपको बताना है, such that image formed is what, real। now if you remember your mirror equations या मिरर का अपना सब्जेक्टिव थ्योरी याद हो आपको, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इफ आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे आपका क्या है, आपकी बाइक के साइड व्यू मिरर है या कार का साइड व्यू मिरर है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कुछ भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज क्या बनती है, हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है इफ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सामने है मिरर के। तो भाई जब सामने रखने पे इन फ्रंट लिखा हुआ है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो भाई जब हमेशा छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है, तो आपके क्वेश्चन में रियल और मैग्नीफाइड कहाँ से आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो 2f इंफिनिटी, f एंड 2f ये सब तो हो नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। वाई, बिकॉज वो जो रियल और मैग्नीफाइड की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट को रखो, वो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और डिमिनिस्ड बनेगा। तो ये आपका नीट का पेपर था DT03 13th बैच के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसमें केवल 1-2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, बाकी सारे बहुत आसान क्वेश्चन हैं। इफ़ आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप जाके दोबारा से देखिए। अभी तो आपका नीट का शेड्यूल भी आ गया है, तो आप अपनी पढ़ाई अब अच्छे से करिए, अब टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है आपके पास। सो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने घर पे सेफ रहिए।